नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के करंट अफेयर्स डिस्कशन में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। पहला प्रश्न है, मंत्रिपरिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है, प्रधानमंत्री की इच्छा पर्यंत पद धारण करेंगे। दूसरा स्टेटमेंट है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होगी। तीसरा स्टेटमेंट है, मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या कुल सदस्यों के 15% से अधिक नहीं होगी। ऊपर दिए गए कथनों में से कितने सही हैं? तो केवल एक सही है। ऑप्शन नंबर 3 जो है वो सही है। 1 नंबर गलत है, 2 नंबर गलत है। इसका डिस्कशन देखते हैं। राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक मंत्रिपरिषद का गठन होता है, जो अपने कार्यों और निष्पादन में राष्ट्रपति को सलाह देता है। मंत्री राष्ट्रपति की इच्छा पर्यंत पद पर धारण करेंगे, ये कथन एक इसलिए जो है वो गलत है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होंगी, अतः कथन 2 जो है वो सही नहीं है, गलत है। मंत्रिपरिषद प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा की कुल सदस्यता के 15% से अधिक नहीं होगी, इसलिए कथन 3 जो है वो सही है। राष्ट्रपति यह अनुरोध कर सकते हैं कि मंत्रिपरिषद ऐसी सलाह पर सामान्य रूप से या अन्यथा पुनर्विचार करे और राष्ट्रपति ऐसे पुनर्विचार के बाद प्रस्तुत सलाह के अनुरूप ही कार्य करेंगे। मंत्रियों द्वारा राष्ट्रपति को दी गई सलाह किसी भी अदालत में जांच के लिए प्रस्तुत नहीं की जा सकती है, अतः विकल्प 1 जो है वो सही है। अगला प्रश्न है, स्वायत्त जिला परिषदों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संविधान के अनुच्छेद 244 के तहत छठी अनुसूची को अपनाया गया था, जिसमें राज्य के भीतर स्वायत्त प्रशासनिक प्रभागों के गठन का प्रावधान किया गया था। ये ऑप्शन नंबर 1 है। ऑप्शन नंबर 2 है, इन परिषदों के पास ऐसे मामलों की सुनवाई के लिए अदालतें बनाने की शक्तियां हैं जहां दोनों पक्ष अनुसूचित जनजातियों के सदस्य हैं। तीसरा ऑप्शन है, परिषद भूमि वन खनन के संबंध में नियम बना सकता है। चौथा ऑप्शन है, त्रिपुरा में स्वायत्त जिला परिषदों की अधिकतम संख्या है। ऊपर दिए गए कथनों में से कितने सही है? तो केवल 3 सही है। चौथा नंबर जो है वो गलत है। इसकी व्याख्या देखते हैं। असम के आदिवासी बहुल दीफू लोकसभा क्षेत्र के सभी दलों के उम्मीदवारों ने संविधान के अनुच्छेद 244(1) को लागू करने के लिए प्रतिबद्धता जताई, जो एक स्वायत्त राज्य के भीतर राज्य बनाएगा। दीफू असम के 14 लोकसभा क्षेत्रों में से सबसे कम आबादी वाला क्षेत्र है, जिसमें केवल 8.9 लाख मतदाता है। यह अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित है। इसमें असम के 3 आदिवासी बहुल पहाड़ी क्षेत्रों जिसमें कार्बी आंगलोंग, पश्चिमी कार्बी आंगलोंग और दीमा हसाओ में 6 विधानसभा क्षेत्र शामिल हैं। इन तीनों जिलों को संविधान की छठी अनुसूची के प्रावधानों के तहत प्रशासित किया जाता है, जो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों में आदिवासी क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में प्रावधान का वर्णन करता है। यानी कि छठी अनुसूची में जो है वो जो आदिवासी क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में जो प्रावधान है, उसी के अधीन इन जिलों के में शासन किया जाता है। छठी अनुसूची को संविधान के अनुच्छेद 244 के तहत अपनाया गया था, जिसमें 6 राज्य के भीतर स्वायत्त प्रशासनिक प्रभागों के गठन के प्रावधान थे, इसलिए कथन 1 जो है वो सही है। संविधान के 22वें संविधान संशोधन अधिनियम 1969 द्वारा अनुच्छेद 244 को संविधान में शामिल किया गया, जिसने संसद को असम राज्य के भीतर एक स्वायत्त राज्य बनाने के लिए अधिनियम पारित करने की शक्ति दी, जिसमें कार्बी आंगलोंग सहित 4 जिलों को शामिल किया गया, जिसमें आदिवासी बहुल क्षेत्र भी शामिल थे। छठी अनुसूची के तहत स्वायत्त परिषदों ने इन आदिवासी क्षेत्रों के अधिक विकेंद्रीकृत प्रशासन के लिए प्रतिनिधियों का चुनाव किया, लेकिन उनके पास सीमित विधायी शक्तियां हैं। कानून और व्यवस्था पर उनका नियंत्रण नहीं है और उनके पास केवल सीमित विधायी शक्तियां हैं। छठी अनुसूची के अनुसार राज्य के भीतर एक क्षेत्र का प्रशासन करने वाले
जिला परिषदों में 5 साल के कार्यकाल के साथ 30 सदस्य होते हैं और वे भूमि, जंगल, पानी, कृषि, ग्राम परिषदों, स्वास्थ्य, स्वच्छता, गांव और शहर स्तर की पुलिसिंग, संपत्ति की विरासत, विवाह, तलाक, सामाजिक रीति रिवाजों, खनन के संबंध में नियम और कानून बना सकते हैं। इसलिए कथन 3 जो है वो सही है। एडीसी के पास ऐसे मामलों की सुनवाई के लिए अदालतें बनाने की शक्ति भी है, यानी कि ये न्यायालय का भी काम करते हैं, जहां दोनों पक्ष अनुसूचित जनजाति के सदस्य हैं और अधिकतम सजा 5 साल से कम होनी चाहिए। इसलिए कथन 2 जो है वो सही है। वर्तमान में पूर्वोत्तर में छठी अनुसूची के तहत 10 एडीसी हैं, जिसमें असम, मेघालय और मिजोरम में 3-3 और त्रिपुरा में 1 है। मणिपुर में 6 एडीसी हैं, जो कि सबसे ज़्यादा है, और ये संसद के एक अधिनियम 1971 के तहत अस्तित्व में आया है। इसलिए कथन 4 जो है वो गलत है, इसलिए विकल्प इसका सी हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित पर विचार करें। विधेयक को दूसरे सदन द्वारा अस्वीकृत कर दिया जाता है। पहला स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट है, विधेयक को दूसरे सदन द्वारा पारित किए बिना ही उसे प्राप्त करने की तिथि से 6 महीने से अधिक समय बीत जाता है। तीसरा स्टेटमेंट है, दोनों सदन विधेयक में किए जाने वाले संशोधनों से असहमत है। उपयुक्त मामलों में से कितने मामलों में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की आवश्यकता होती है? तो सभी तीनों मामलों में संयुक्त बैठक बुलाया जा सकता है। संविधान का अनुच्छेद 110 कुछ मामलों में दोनों सदनों के संयुक्त बैठक की व्यवस्था करता है। यदि कोई विधेयक एक सदन द्वारा पारित कर दिया जाता है और दूसरे सदन को भेज दिया जाता है, तो निम्न परिस्थितियों में संविधान की संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है। पहला है, दूसरा सदन विधेयक को अस्वीकार कर देता है, इसलिए स्टेटमेंट 1 सही है। विधेयक में किए जाने वाले संशोधनों पर सदनों में अंततः मतभेद हो गया हो, इसलिए कथन 3 जो है वो सही है। विधेयक को दूसरे सदन द्वारा पारित किए बिना विधेयक की प्राप्ति की तिथि से 6 महीने से अधिक समय बीत जाने पर राष्ट्रपति, जब तक कि लोकसभा के विघटन के कारण विधेयक समाप्त न हो गया हो, सदनों को संदेश द्वारा अधिसूचित कर सकता है यदि वे बैठे हैं, या सार्वजनिक अधिसूचना द्वारा यदि वे बैठे नहीं हैं, तो विधेयक पर विचार विमर्श करने और मतदान करने के उद्देश्य से उन्हें संयुक्त बैठक में बुलाने के अपने इरादे के बारे में बता सकता है। इसलिए कथन 2 जो है वो सही है, इसलिए विकल्प 3 जो है इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भारत की नागरिकता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला विकल्प है, नागरिकता से संबंधित प्रावधान भारत के संविधान में लागू होने से पहले ही लागू कर दिए गए थे। पहला स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट है, संविधान में नागरिकता शब्द को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है। तो ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा केवल 1। भारतीय संविधान में नागरिकता से संबंधित प्रावधान को संविधान के लागू होने से पहले ही लागू कर दिए गए थे। और दूसरा जो है, नागरिकता की परिभाषा जो है वो संविधान में नहीं दी गई है। इसकी व्याख्या देखते हैं। भारतीय संविधान में जो आरंभ में ही कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति जो भारत के भूभाग में निवास करता है, वह कौन कौन सा आदमी जो है वो भारत का नागरिक हो सकता है? जो भारतीय भूभाग में पैदा हुआ हो, पहला कंडीशन। जिसके माता पिता में से कोई भी भारतीय भूभाग में पैदा हुआ हो, वो भारतीय नागरिक बन सकता है। ऐसे आरंभ से ठीक पहले कम से कम 5 वर्षों तक समान रूप से भारतीय भूभाग में निवास करता हो, तो वो भारतीय नागरिकता ले सकता है। भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। हालांकि यह उल्लेखनीय है कि नागरिकता संबंधी धाराएं जो है 29 नवंबर 1949 को ही प्रभावी हो गई थी, जिस दिन संविधान को अपनाया गया था। इसलिए कथन 1 जो है वो सही है। संविधान में नागरिकता शब्द को स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं किया गया है। अनुच्छेद 5 से 11 के बीच में संविधान के प्रारंभ के समय नागरिकता के लिए रूपरेखा को रेखांकित किया गया है। इसलिए कथन 2 जो है वो सही नहीं है। विकल्प 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद मानव तस्करी और जबरन श्रम पर प्रतिबंध लगाते हैं? अनुच्छेद 23 जो है
वो मानव श्रम और जबरन श्रम पर प्रतिबंध लगाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 में मानव तस्करी और जबरन श्रम पर रोक लगाने का प्रावधान है। मानव तस्करी, भिक्षावृत्ति और इसी तरह के अन्य जबरन काम अवैध हैं और इस नियम का उल्लंघन करने पर के द्वारा कठोर कार्रवाई का प्रावधान है। इस अनुच्छेद में ऐसा कुछ भी नहीं है जो राज्य को सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए अनिवार्य सेवा लागू करने से रोकता हो, और राज्य केवल धर्म, नस्ल, जाति या वर्ग इनमें से किसी भी संयोजन के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। इसलिए विकल्प 1 जो है वो सही है। तो ये थी आज की डिस्कशन। मिलते हैं अगले डिस्कशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।